नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित उपन्यास परख पे हम चर्चा करेंगे। इस उपन्यास के सारांश को देखेंगे और इससे महत्वपूर्ण जो विचार बिंदु है इसे भी हम देखेंगे। इससे पहले जैनेंद्र कुमार के द्वारा रचित अन्य कहानियों और उपन्यासों पे भी हम एक नज़र डालेंगे। तो चले हम इस वीडियो को जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित उपन्यास परख के सारांश पढ़ने से पहले हम लेखक का परिचय और उनके जीवनी और उनके साहित्य परिचय पर चर्चा करते हैं। अलीगढ़ में जन्मे जैनेंद्र कुमार बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि और चिंतनशील थे। माता तथा मामा भगवान दीन के विचारों ने जहाँ उनके संस्कारों को निखारा, वहीं जैन आश्रम के नियमित जीवन ने उनकी चेतना को प्रखर बनाया। इनके साथ साथ गुरुदेव ठाकुर, प्रेमचंद्र, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद जैसे महान साहित्यकार तथा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के साथ हुई मुलाकातों ने जैनेंद्र के चेतना को स्वर्ण से कुंदन बना दिया। साहित्यिक क्षेत्र में प्रेमचंद से प्रभावित होकर जैनेंद्र ने कहानी लिखी। तो जैनेंद्र कुमार प्रेमचंद्र से प्रभावित होकर कहानी की रचना करने लगे, जिसे स्वयं प्रेमचंद्र ने अपनी पत्रिका में छापकर उनका साहस बढ़ाया। 1929 में प्रथम कहानी संग्रह फांसी प्रकाशित हुई। इनकी प्रथम कहानी संग्रह है फांसी, जो 1929 में प्रकाशित हुई। अगले ही वर्ष 1930 ईस्वी में परख शीर्षक से पहला उपन्यास प्रकाशित हुआ। इनका पहला उपन्यास परख है, जो 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। सन 1937 ईस्वी में जैनेंद्र के विचार नामक प्रथम वैचारिक रचना का प्रकाशन हुआ। स्पष्टतः इनका लेखन क्षेत्र मुख्यतः गद्य ही है, जो कल्पना सापेक्ष तथा विचार सापेक्ष ही है। उनकी कुल 46 पुस्तकों में 11 मौलिक उपन्यास, 10 कहानी संग्रह, 15 विचार पुस्तकें, 2 यात्रा संस्मरण और 4 अनुदित उपन्यास, 4 नाटक आदि है। संस्थाओं की दृष्टि से जैनेंद्र यूनेस्को राष्ट्रीय कमीशन के कार्यकारिणी के प्रथम सदस्य बनाए गए। भारतीय साहित्य अकादमी की कार्य समिति में भी वे मनोनीत हुए। सन 1955-56 में वे यूरोप और चीन में भी भारतीय प्रतिनिधित्व के रूप में गए। एशिया लेखन सम्मेलन के संयोजक होने का भी उन्हें गौरव मिला। उनकी साहित्यिक सेवाओं के संदर्भ में राष्ट्रपति ने सन 1970 में उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया और सन 1973 में दिल्ली विश्वविद्यालय ने डीएलएड की मानद उपाधि से सम्मानित हुए। जैनेंद्र को अनेक पुरस्कार भी प्राप्त हुए, जिसमें प्रमुख है परख उपन्यास पर इन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला। पाप और प्रकाश ये अनुदित रचना है। शिक्षा मंत्रालय केंद्रीय सरकार पुरस्कार। मुक्तिबोध उपन्यास साहित्य अकादमी से इन्हें नवाजा गया। समस्या और सिद्धांत वैचारिक साहित्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत। समय और हम वैचारिक साहित्य हरजिमल डालमिया सरकार द्वारा। प्रेमचंद्र एक कृति व्यक्तित्व वैचारिक साहित्य उत्तर प्रदेश। अब हम परख उपन्यास का कथा सार को यहाँ पे देखेंगे। उपन्यास का नायक सत्यधन गांव का ऐसा नवयुवक है जो वकालत पास करके भी सत्य रूपी धन की रक्षा के लिए वकालत जैसा छल कपट का धंधा न अपनाने की प्रतिज्ञा करता है। सत्यधन के परिवार में केवल माँ है, बहन विवाहित होकर अलग रहती है। शेक्सपियर की नायिका सी पत्नी की खोज में रहने वाला सत्यधन अब गांव की ऐसी किशोरी से विवाह करना चाहता है जो शिक्षा, कुल और धन संपत्ति के दर्प से परे हो। गांव में पड़ोस की एक बाल विधवा लड़की कट्टू को पढ़ाते पढ़ाते उसका मन वस्तु स्थिति से परे कुछ अलग माधुर्य का आस्वादन करने लगा। सहपाठी मित्र बिहारी के पिता भगवत दयाल अपनी पुत्री गरिमा का विवाह सत्यधन से करने का निश्चय कर चुके हैं। ऐसे में सत्यधन भी आदर्श की झोंक में कट्टू का अनयंत्र विवाह करने का निश्चय कर स्वयं गरिमा को अपनाने का विचार कर लेता है। बिहारी के परिवार के साथ कश्मीर यात्रा के दौरान वह मस्त और स्वतंत्र विचारों के स्वामी
बिहारी को ही कट्टू की ओर सन्मुख करने का प्रयास तो करता है, लेकिन कट्टू की चंचलता और गरिमा की गरिमा में ही झूलते रह जाता है। कट्टू से जब वह बिहारी के साथ विवाह का जिक्र करता है तो अचानक ही कट्टू गंभीर हो जाती है। इस बीच सतधन को बिहारी का पत्र मिलता है, जिसमें उसने सतधन और गरिमा के विवाह की तैयारी के लिए आने को लिखा है। कट्टू मास्टर जी सतधन से स्पष्ट तौर पर कह देती है कि वह उनकी केवल इस बात कट्टू का बिहारी से विवाह को कभी नहीं मानेगी। रात भर के चिंतन के बाद उसने एक निश्चय किया कि वह परवी के मेले से लाल चूड़िया, बिंदी, टिकिया आदि खरीद कर लाएगी। गांव आने पर बिहारी जब कट्टू को बिंदी और चूड़ी पहने देखता है तो उसका अंतर्मन सतधन के प्रति रोष से भर उठता है, लेकिन प्रकट तौर पर वह सतधन और कट्टू के प्रति सहजतापूर्ण व्यवहार करता है। भगवान दयाल को लिखे गए पत्र में बिहारी जहां सतधन और गरिमा के विवाह का मुहूर्त निकलवाने की बात कहता है, वही सतधन उन्हें पत्र में लिखता है कि जब तक कट्टू का विवाह कहीं नहीं हो जाता तब तक वह भी विवाह नहीं कर सकता। उत्तर में भगवान दयाल सतधन को स्पष्ट बता देते हैं कि वे गरिमा के लिए अब अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते और बिहारी को पत्र में संकेत देते हैं कि वह सतधन पर अधिक दबाव न डाले, वह स्वयं ही इस ओर आएगा, ऐसा उनका विश्वास था। भगवान दयाल के पत्र से सतधन के सम्मुख जीवन की कठोर यथार्थता उघरने लगती है और उसकी विचार शक्ति अपने निर्णय की भौतिक लाभ की तुला पर तोलने लगती है। निर्णय लेने में बिहारी सतधन की सहायता करता है। सतधन का अंतर्मन जिस निर्णय की ओर झुक रहा था, बाहरी आदर्श उसे दूसरी ओर धकेल रहे थे। अंततः वह गरिमा से विवाह करता है। दूसरी ओर कट्टू और बिहारी भी एक आदर्श बंधन में बंध जाते हैं, जिसका संबंध केवल चेतना से है। आयु पर्यंत इस पवित्र बंधन में बंधे वे एक दूसरे से दूर लेकिन मन के समीप रहकर कर्मयोग में लीन रहने की सौगंध खाते हैं। सतधन के आदर्श जहाँ अहम की कठोरता में धुल जाते हैं, वहाँ बिहारी अपनी प्रतिज्ञा के पालनार्थ अपनी पैतृक संपत्ति त्याग कर सपरिवार जीवन व्यतीत करने चला जाता है। कट्टू भी उसी के मार्ग का अनुसरण करती है। उद्देश्य देखेंगे। जैनेन्द्र उद्देश्यवादी साहित्यकार है। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी के अनुसार वे आदर्शवादी कलाकार नहीं वरन भावुक और कल्पनाजीवी लेखक है। जैनेन्द्र मानते हैं कि वास्तविकता उपन्यास की मर्यादा नहीं हो सकती, उपन्यास को उससे ऊपर उठना होगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि उपन्यास के पीछे एक आदर्श की प्रेरणा हो, यानी वास्तविकता से परे अलग ऊंचे जाने वाली वृत्ति, यानी कर्तव्य के साथ वह कुछ स्वप्न भी रखता हो। परख में लेखक रागात्मिक और व्यवसात्मिक वृत्तियों में से रागात्मिक वृत्ति की विजय दिखाना चाहता है। सतधन प्रेम भाव को समझता है, लेकिन उससे विवाह की वेदी तक पहुंचाने में स्वार्थ आड़े आ जाता है। परख में मुख्यतः प्रेम और विवाह से संबंधित समस्याओं को आधार बनाया गया है। सैद्धांतिक रूप से जैनेन्द्र का मानना है कि प्रेम विवाह सफल नहीं हो सकते, कारण विवाह में प्रेम आकांक्षा का आग्रह उतना अनिवार्य नहीं जितना माता पिता, गुरुजन, बंधु बांधवों का सहयोग और आशीर्वाद है। विवाह सामाजिक संस्था है, उससे केवल दो का निजी संबंध समझना और उस आधार पर विवाह को स्थापित करना गलत होगा। इस रूप में सतधन प्रारंभ में कट्टू को अपना सकने की संभावनाओं का मानसिक विश्लेषण करता है। जब तक उससे भगवान दयाल गरिमा के पिता का पत्र नहीं मिलता तब तक तो आदर्श के ही तरंगों में डूबता उतरता रहता है। वह चिंतन करता है कि कट्टू को संरक्षण देने की भावना के पीछे कहीं उसका प्रेम भाव तो निहित नहीं है। यह एक ऐसी चोरी थी जो भगवान दयाल के पत्र को पढ़ने के बाद ही उसके सम्मुख प्रकट होती है। पत्र में ये पंक्तियाँ उसके गहन आत्मचिंतन का आधार बनती है। क्या तुम उस लड़की कट्टू को प्रेम करते हो? मैं ऐसा ही समझता हूँ। प्रेम जो कब्जा चाहता है, वैसे प्रेम की छूट समाज के लिए अनिष्टक है। प्रेम में यदि इस आधिपत्य की आकांक्षा है, यह मेरी है, मेरी ही है, मेरा हो जाए, तो उस प्रेम में विश्वास रखे। गंधलापन है, उस सत्यधन को
यह एहसास हुआ कि कट्टू के प्रति उसकी विकलता खिंचाव निश्चय ही प्यार है। इस प्रेम में लेने और पाने की आकांक्षा जीवित है, लेकिन यह तो अस्थायी भावना मात्र है, जबकि जीवन का अस्थायित्व तो समाज के प्रति दायित्व और कर्मठता को पहचानने में है। विवाह जीवन के समझौते का मूल है। सामाजिक दायित्वों को से पूर्ण होने के लिए ही तो विवाह का विधान है। अतः सत्यधन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रेम जीवन को बहलाने की वस्तु तो बन जा सकती है, लेकिन जीवन उसके लिए स्वाहा नहीं किया जा सकता। प्रेम जो अंत में केवल एक आवेश, एक भाव है, उस पर जीवन कैसे न्यौछावर कर दिया जाए। स्पष्टतः कट्टू, सत्यधन और बिहारी तीनों प्रेम, विवाह और जीवन के आदर्शकृत प्रतिनिधि है। कट्टू प्रेम के भावावेश में बिहारी को पाकर भी उस रूप में नहीं पाती जिसमें उसका वैधर्व धुल सकता था। सत्यधन आदर्श और यथार्थ के ऊहापोह में प्रेम को आसान बनाकर गरिमा से विवाह कर जीवन की सार्थकता ढूंढने का प्रयास करता है, और बिहारी अपनी कर्मठता का सहारा लेकर सब कुछ खोकर भी एक संतुष्ट जीवन पाने की दिशा में आगे बढ़ जाता है। प्रेम के लिए यही उनकी अपनी परख है। मनोविज्ञान की दृष्टि से उपन्यास के इन प्रमुख पात्रों में आगत परिवर्तन साधारण नहीं है। प्रायः इस प्रकार की चिंतनशीलता आम जीवन में देखने में नहीं आती। कट्टू सरल, निरीह लेकिन गिलहरी सी चंचल है। उसके जीवन की सहजता सत्यधन के साथ जुड़ी है, जिससे दूर होते ही वह गंभीर हो जाती है। उसके कार्य व्यापारों को सात्विक प्रेम का आदर्श भले ही मान लिया जाए, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उसका व्यवहार रिएक्शन फॉर्मेशन कहा जाएगा। वस्तुतः लेखक ने सदैव ही अचेतन मन को अधिक महत्व दिया है। प्रायः अचेतन में रची बसी कोई ग्रंथि दमित कुंठा पात्र के व्यवहार को प्रभावित करती है। यद्यपि यहाँ ऐसी कोई ग्रंथि नहीं है, लेकिन फिर भी पात्रों की अंतिम परिणति चारित्रिक उदारता से परिलक्षित होती है। बिहारी और कट्टू का मिलन मन के स्तर पर है। वे आजीवन वैधव्य का यज्ञ पूरा करने की प्रतिज्ञा में बंधते हैं। उनका यह आध्यात्मिक विवाह सामान्य नहीं है, उसमें अतिशयता, एबनॉर्मेलिटी है। कट्टू का सत्यधन तो 40,000 रुपये देकर भी उसके सम्मुख विनम्र रहना, चरण स्पर्श करना उसके अंतर्गत ही उस अवस्था का प्रतीक है जिसमें वह सत्यधन पर विजय पाना चाहती है। अंततः कहा जा सकता है कि परख में भावुक प्रेम की हिसाबी बुद्धि पर विजय का आशय ध्वनित है। साथ ही उपन्यास के अंत में गांधीवाद के आर्थिक पक्ष का भी यंत्र किंचित चित्रण हुआ है। उद्योग तजन्य दोष, मशीनीकरण, उत्पादन भ्रम, श्रम का मूल्य और सम्मान आदि सामाजिक पक्षों का भी उल्लेख मिलता है। तो आज हमने इस वीडियो में जैनेंद्र के द्वारा रचित उपन्यास परख की कथा वस्तु और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी देखा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।